अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैविटी रेडिएशन को। तो सबसे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास टोटल पावर रेडिएटेड है पर यूनिट एरिया, इट इज़ इक्वल्स टू रेडिएंट इंटेंसिटी। सबसे पहले उसने रेडिएंट इंटेंसिटी को डिफाइन किया। रेडिएंट इंटेंसिटी आपके पास सिंपल क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। किसी भी चीज़ की आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सन की रेडिएशंस की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, किसी बल्ब की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जो आपके पास सिंपल बेसिक फार्मूला होता है वो होता है जो रेडिएटेड पावर होती है, जो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं उसकी पावर, किस पावर की रेडिएशंस इमिट हो रही हैं पर यूनिट एरिया। तो आपके पास ये क्या कहलाती हैं, रेडिएंट इंटेंसिटी। तो उसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया आई फॉर इंटेंसिटी, और ब्रैकेट में टी, इसका मतलब है कि आपकी जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है रेडिएशंस की, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो दिस रेडिएंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आप उस वक्त उस बॉडी को टेम्परेचर दे रहे हैं उसकी फोर्थ पावर के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है सिग्मा। इसे सिग्मा हम कहते हैं। सिग्मा इज़ नोन एज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका नाम है, ये आपके पास कांस्टेंट है और उसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये लॉ ड्राइव किया था तो इसलिए इसी के हिसाब से इसका नाम भी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपके पास 5.6 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। वाट हमें पता है पावर का यूनिट है, पर मीटर स्क्वायर एरिया का, तो पावर पर यूनिट एरिया, जैसा कि मैंने कहा था इंटेंसिटी की इक्वेशन, और साथ में मल्टीप्लाई केल्विन 4। क्योंकि अगर सिग्मा को यहाँ से आप निकालो तो टी की पावर 4 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन, इसमें यूनिट्स आप फाइंड कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जितने भी आम ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा कैविटी रेडिएशन से कम या कैविटी रेडिएटर से कम रेडिएशन एमिट करते हैं। क्योंकि हमने कहा था कैविटी रेडिएटर क्या है, एक आइडियल रेडिएटर है। तो आइडियल केस जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में क्या है, जितनी भी रेडिएशन इमिट हो रही होंगी वो कैविटी रेडिएटर से उनकी रेडिएशन जो है वो कम होंगी। तो इसलिए इस इक्वेशन को, जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको हम थोड़ी जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, सिग्मा T4 के साथ एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन इज कॉल्ड एमिसिविटी ऑफ सरफेस मटेरियल। यानी ये आपकी बेसिकली जो भी आपका सरफेस मटेरियल होगा उसकी एमिसिविटी को, यानी वो कितनी रेडिएशन इमिट कर सकता है, ये फैक्टर उसको शो कर रहे हैं। और ये आपका टेम्परेचर पे इसका फंक्शन डिपेंड कर रहा है। आइडियल रेडिएटर या आइडियल कैविटी रेडिएटर के केस में इसकी एमिसिविटी की वैल्यू है वो 1 होती है, और बाकी जितने भी आम ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए एमिसिविटी की वैल्यू या एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ये थोड़ा सा दोबारा इसको देख लें, स्टीफन लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बेसिकली स्टीफन ने इस लॉ को जो है वो प्रपोज किया था, और जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो बोल्ट्जमैन ने की थी। तो इन दोनों का फ्यूजन जो है वो हमारे पास सामने आता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो भी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इमिट कर रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो हमेशा उस जो हम टेम्परेचर बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आपके पास फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि वही बात कि स्टीफन ने जो वो लॉ ड्राइव किया था और बोल्ट्जमैन ने उसकी डेरिवेशन दी थी। इसके अलावा बेसिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ या ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही होती है कि किस तरह से कर्व जो है हमारी, वो उसकी जो हाइट है वो किस तरह से ग्रोथ कर रही होती है, या उसकी हाइट किस तरह से कर्व की इंक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और दूसरा ये कि जो आपकी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी भी इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, किस तरह से, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पर अब स्पेक्ट्रल रेडियंसी को डिफाइन किया हुआ है और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को।
अब जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी में पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन हुए वो मैं आपको आगे क्लैरिफाई करूँगी। बेसिकली स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या होती है, ये किसी भी बॉडी की जो है वो आपके पास जो भी बॉडी रेडिएशंस इमिट कर रही है उसकी करेक्टरिस्टिक है स्पेक्ट्रल रेडियंसी, कि वो किस तरह से जो है वो बेसिकली रेडिएशंस को इमिट कर रही है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी आपके पास ये कहलाती है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व है किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप उसको देखो तो हमें पता चलेगा कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और दूसरा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी जो एनर्जी इमिट हो रही है रेडिएशंस की वो भी इंक्रीज़ करती है। जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया है, इन पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। सेकंड पॉइंट ये है कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी है इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी जैसे जैसे आप वेवलेंथ अपनी बढ़ाते हैं आपकी रेडिएंट इंटेंसिटी भी इंक्रीज करती जाती है और एक ख़ास वेवलेंथ पे जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन फिर फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ पे आपकी जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। ये दो पॉइंट्स हो गए, इनको हम फर्दर इलेबरेट करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया है कि द टोटल पावर रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ कैविटी अपर्चर इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। उसको ही अगेन उन्होंने रेडिएंट इंटेंसिटी को यहाँ पर डिफाइन किया है। अब स्पेक्ट्रल रेडियंसी का फार्मूला जो इन्होंने ड्राइव किया वो आपके पास क्या है, इंटेंसिटी रेडिएंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेव लेंथ। यहाँ पर आप देखो तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी बेसिकली आपके पास क्या है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, इज इक्वल्स टू जो रेडिएंट इंटेंसिटी है जो कि हमने पहले भी हमने इसको ड्राइव किया है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है पर यूनिट वेवलेंथ। रीअरेंज करें और अगर हमने टोटल रेडिएंट इंटेंसिटी देखनी है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी विल एक्चुअली टेल अस कि किस तरह से आपकी जो कैविटी रेडिएशंस की इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के लिहाज से चेंज हो रही होती है, वेरी कर रही होती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अपने कर्व्स को, रेडिएंट इंटेंसिटी कर्व्स को हमने डिस्कस किया है। इसको हम फर्दर जो है वो देखते हैं। आप परेशान ना होइएगा, ये जो आपका सेकंड टॉपिक है स्पेक्ट्रल रेडियंसी, इसके मैंने पॉइंट्स अभी आपको सिर्फ बताए हैं, इनको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके पास बेसिकली स्पेक्ट्रम आया है जिसमें ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है जो भी आपकी पिछले पेज पे थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसको अब यहाँ पर हमने क्लियर देख सकते हैं। ये डिफरेंट 4 टेम्परेचर्स हैं और ये आपके पास 4 कर्व्स हैं। तो आपके पास अगर आप देखें कि जो इन्होंने ये आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ को शो कर रहा है, तो हर कर्व में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपकी जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मिलेगी। और एक और पॉइंट आप नोट करें कि जैसे जैसे ये आपके पास कर्व जो है ये कम टेम्परेचर पे है, कंप्लीट आपको रेंज आपको मिल रही है, ये उसके बाद उससे ज़्यादा टेम्परेचर, फिर उससे ज़्यादा, और ये लास्ट में 5000 अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा इन चारों कर्व्स में ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये आपके पास कर्व है। वाई एक्सिस पे हमने रेडिएंट इंटेंसिटी को लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ को लिया है। अब इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो पहले भी हमने 1 बाय 1 इनको रीड किया था। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये बेसिकली जो 4 से 5 पॉइंट्स हैं ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहलाती हैं, कैविटी रेडिएशन। नंबर 1, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्म अमंग वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इमिट कर रही है डिफरेंट वेवलेंथ पे, ये देखिए कंप्लीट, अगर आप एक कर्व को देखते हो
लेट्स सपोज ये आपके पास कर्व है, तो ये रेडिएशन इमिट कर रही है और ये पूरी आपके पास रेंज आती है वेवलेंथ की। ये कम वेवलेंथ से लेकर 500, 1000, 15 ये इंक्रीज़ कर रही है इस डायरेक्शन में वेवलेंथ आपकी। तो आपके पास पूरी एक जो कर्व है उसमें तमाम आपको वेवलेंथ जो है वो मिल रही हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये पूरी एक कर्व आपके पास एक टेम्परेचर पे है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है यानी वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप देखो इस वेवलेंथ पे 500 पे एनर्जी कम है, 1000 पे आप देखो यहाँ पर भी, फिर 500 पे और कम है, 2000 में कम, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये कर्व बेसिकली जो है ये आपको शो कर रहा है कि कहीं पे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी एनर्जी कम है, कहीं पे ज़्यादा। ठीक है, तो एक पूरी जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमें कर्व मिल रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट, फॉर ईच टेम्परेचर देयर इज़ अ वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं, एट विच एनर्जी रेडिएटेड इज़ मैक्सिमम। तो हर टेम्परेचर पे एक आपको ऐसी वेवलेंथ ज़रूर मिलेगी जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम रेडिएट हो रही होगी। इस पे आप देख लें तो ये पॉइंट है, इस पे ये, यहाँ पर अगर मैं पिछली स्लाइड पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। इस वाली टेम्परेचर पे यहाँ पर आपको ये वाली वेवलेंथ मिल रही है। इस कर्व में अगर आप देखें तो ये पॉइंट है जहाँ पर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है, और यही वाली जो कर्व है इस टेम्परेचर पे जो कर्व आपको मिली है यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिली। तो हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक आपके पास वेवलेंथ आपको मिलेगी जहाँ पर, जिसे हम मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं, जहाँ पर आपको जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर थर्ड पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी तो आपकी बढ़ेगी, जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी एनर्जी, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है यानी जो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसको भी हम यहाँ से देखते हैं इस कर्व से कि आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए हैं, ये आपके पास कम टेम्परेचर पे कर्व है, ये आपके पास ज़्यादा टेम्परेचर पे, ये उससे ज़्यादा। तो आप एक बात नोटिस करें कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो पहले इस पॉइंट पर थी, फिर वो कम होकर इस पॉइंट पर आ गई, फिर आपके पास ये आप देखें इस एक्सिस के अलॉन्ग वेवलेंथ कम हो रही है, इस साइड पे आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर देखें इस कर्व में आपको 4000 जो केल्विन पे आपके पास कर्व है, वहाँ पर आपके पास रेड आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो रेड कलर में है। तो रेड आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में लॉन्गर वेवलेंथ कहलाती है, और जब आप 5000 केल्विन पे अपनी कर्व को देखो तो वहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास ग्रीन कलर में आ रही। तो ग्रीन बेसिकली आपके पास जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये पॉइंट उन्होंने समझाया है यहाँ पर। और लास्ट वो कहते हैं कि द एरिया अंडर द कर्व फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विल गिव अस द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड फॉर द कंप्लीट स्पेक्ट्रम। सिंपल वे में जो एरिया आपके पास है वो बेसिकली आपको बताता है कि कितनी रेडिएशंस जो हैं वो, ये आपके पास एक कर्व है तो उसके अंडर का जितना एरिया है वो आपको बेसिकली बताता है कि कितनी रेडिएशंस जो है इसमें पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो है वो इमिट हो रही है। अगेन फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द पीक वेवलेंथ इंक्रीजेज, द पीक वेवलेंथ इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी डिक्रीजेज। तो हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिए। और सेकंड ये कि जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी जो है बेसिकली वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो इंक्रीज़ करता है। एनर्जी का हम अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व से। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ आप देखो कि ये जो 2000 केल्विन पे यहाँ पर है इस पर सबसे ज़्यादा एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेडिएशन जो एनर्जी जो है रेडिएशन की वो सबसे ज़्यादा है।
अब हमारे जो इस पेज का लास्ट टॉपिक था वो था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम उसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या कहा गया है कि बेसिकली आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व किसी भी टेम्परेचर पे वो शो करती है कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी में इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। हाँ जी, द स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व एट अ गिवन टेम्परेचर शोज द स्पेक्ट्रल रेडियंसी इज मैक्सिमम वैल्यू एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। हमें ये तो पता है कि एक ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमें कर्व मिल रही है स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व, उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है, उसी को इन्होंने कहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ। The value of maximum wavelength of spectral radiancy curve is proportional to absolute temperature, inversely proportional to absolute temperature. अब हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था उसी तरह से जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही थी, उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनवर्स प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम वेवलेंथ की। तो इसको इन्होंने इस तरह से फॉर्मूला में पुट कर दिए, लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आपके पास बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे वेन्स कांस्टेंट कहा गया है। और बेसिकली इसकी वैल्यू आपके पास 2898 न्यू मिली केल्विन है। और इस फॉर्मूला से बेसिकली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर। तो ये आपके पास सिंपल जो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर पीक्स एट अ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अगेन उसी को एक्सप्लेन किया गया है। और एट लास्ट ये बात आप याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड करती हैं और वो पैरामीटर है आपका टेम्परेचर। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। काइंडली अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूँगी। तो इसको डेली जिस तरह से आपको लेक्चर्स मिलते जाएं उसको उसी तरह से आप जो है वो रिकॉल करें, उसे पढ़ें समझें। और अगर कुछ पॉइंट नहीं आपको समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।